हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 9 मार्च ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का कोट है बेंथम के द्वारा जो कहते हैं कि द रेयरेस्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी। मतलब आपको जैसा पता है कि जो रोम की सिटी है वो बेसिकली एक दिन में नहीं बनी थी, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली हर दिन काम किया गया था, तब जाके जो है ये ब्यूटीफुल सिटी बनाई गई है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 3 दिन लगातार 15 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद 4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से लॉन्ग रन में आपको इसके इफेक्ट नजर आने लगेंगे। अब बात करते हैं एडिटोरियल पेज की। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पहला आर्टिकल जो है ये अयोध्या डिस्प्यूट से रिलेटेड यहाँ पे मीडिएशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूज में ये था कि यहाँ पे जो मीडिएशन के लिए यहाँ पे पार्टीज को बुलाया जाएगा ताकि जो है इस पूरे डिस्प्यूट को यहाँ पे आसानी से सॉल्व किया जा सके। उसी के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल भी है, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि 6 ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स है जो मीडिएशन में हम फेस कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा ये वाला भी। अब नेक्स्ट पेज पे भी एक अयोध्या का आर्टिकल है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इन दोनों आर्टिकल्स को यहाँ पे कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नीचे वाला आर्टिकल, ये जो है एचआईवी के बारे में आया है। तो यहाँ पे हमने इवन एक्सप्लेन पेज पे डिस्कस किया था 2 दिन पहले कि यहाँ पे जो लंदन के पेशेंट थे उनको यहाँ पे जो है क्योर कर दिया गया था जिनको एचआईवी था। तो यहाँ पे हम समझें कुछ यहाँ पे जो डिटेल्स की कैसे जो है अब फ्यूचर में भी हम एचआईवी को कैसे क्योर कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो यहाँ पे रिसर्चर्स यूज कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल ये जो है काफी पॉलिटिकल इन नेचर है, तो इसे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ बता रहे हैं कि कैसे जो है मिसयूज किया जाता है यहाँ पे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को और इकोनॉमिक डेटा को। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे जब जीडीपी की बैक सीरीज हुई थी जो कि बेसिकली एकेडमिक प्रोसेस है, तो वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था पिछले साल। अब इसका रीजन ये भी था कि यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा था कि कैसे जो है यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा का इस्तेमाल करके यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है। ये सबसे पहला मुद्दा था। दूसरा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड रीसेंट इशू ये था कि यहाँ पे जो सीएसओ वो रिलीज करता है यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का डेटा, तो उसे यहाँ पे रोक दिया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछले 4 साल यानी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी इतनी जनरेट नहीं हुई थी, ऐसा सबको पता था, लेकिन इस रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज होने से बंद कर दिया गया था। तो उसी वजह से जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, उन्हीं सब चीजों के बारे में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक और एलिमेंट जो यहाँ पे मेजर है वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 2014 में कैसा परफॉर्म किया और कितने सीट्स लेकर आए, तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जो बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली तालिबान से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप जानते हैं अफगानिस्तान में तालिबान रहते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान के रीजन में भी तालिबान आपको नजर आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है पेशावर में जब अटैक हुआ था यहाँ पे जो स्कूल चिल्ड्रंस के ऊपर, तो वहां पे जो अटैक हुआ था वो तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने किया था। तो उनका भी काफी ज्यादा जहाँ पे इफेक्ट रहता है पाकिस्तान में, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। तो जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को एज पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो आज की कंट्री का नाम है चैड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी कैपिटल बेसिकली एन जमीना है और यहाँ पे आसपास की कंट्रीज जो बॉर्डर करती है वो आप देख सकते हैं। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं सूडान आपको नजर आ रहा है, ऊपर लीबिया नजर आ रहा है, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नजर आएगा, फिर कैमरून है, नाइजीरिया है और नाइगर है। उसके साथ साथ अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बताइए कौन कौन सी कंट्रीज है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जिनके पास से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर पास करता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का तो बता दिया कि यहाँ पे अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट और यहाँ पे जो चैड है उसके नॉर्दर मोस्ट टिप से यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे पिछले महीने यहाँ पे जो एरो इंडिया हुआ था वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया था। तो ये बेसिकली बाइनियल इवेंट है, मतलब हर 2 साल में होता है। तो ये बताइए कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों बेंगलुरु में, जैसे कि आप सब जानते हैं। और यहाँ पे एरो इंडिया जो है ये ऑर्गेनाइज किया था डीआरडीओ के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड यूनियन ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पहला आर्टिकल था आउटसाइड द कोर्ट, मतलब यहाँ पे जो मीडिएशन का प्रोसेस है आइदर डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उसे यहाँ पे कोर्ट के बाहर लेकर जाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जितने भी जजेस थे उन्होंने ये बोला था कि ये जो डिस्प्यूट है ये बेसिकली कोर्ट के अंदर अगर रिजॉल्व कर भी लेते तो शायद जो है वो लोग उसे नहीं मान पाते, तो इसी वजह से मीडिएशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसी के साथ साथ एक केवियट ये भी बताया जा रहा है कि ये एक सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 5 मेंबर थे सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो मीडिएशन है ये शायद जो है परमानेंट सोल्यूशन दे सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे डिस्प्यूट जो है उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश में सबसे बेसिक चीज ये है कि यहाँ पे जो कम्युनल हेट्रेड बन गया था उसके बीच में यहाँ पे हीलिंग रिलेशन का जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसके संदर्भ में मीडिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
अब बात करेंगे यहाँ पे आसपास जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे उनके बीच इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती है। अगर ये मीडिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाएगी कि एक कहीं ना कहीं रीजनेबल कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी इन बेसिकली स्टेक होल्डर्स के बीच में। एक और चीज बात करेंगे यहाँ पे जो नेम किया गया 3 मीडिएटर्स को, तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया अपने अपने फील्ड में, लेकिन कई कई यहाँ पे आपको समझना है कि उनके ऊपर भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। लेकिन इसी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो को ऑप्ट कर सकते हैं बाकी मेंबर्स को, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है थोड़ा और इंप्रूव किया जा सके। और क्योंकि यहाँ पे जो पूरा मीडिएशन का प्रोसेस वो अंडर द कैमरा होगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पब्लिक को पता चलेगा कि यहाँ पे मीडिएशन में क्या क्या हो रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे टाइम लिमिट भी दी गई है कि 8 वीक्स के अंदर ही यहाँ पे पूरा रेजोल्यूशन लाने की जरूरत है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन सुप्रीम कोर्ट को पूछने की जरूरत थी कि ये जो पूरा केस है काफी ज्यादा हिस्टोरिक और काफी ज्यादा सेंसिटिव इन नेचर है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि 8 वीक्स के अंदर इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर कमिटी के द्वारा। एक और चीज आपको ये समझनी है कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आता है तो ये बेसिकली जो है जो 2019 का इलेक्शन है उस पर काफी ज्यादा जो है इफेक्ट करने वाला है। उसी के संदर्भ में यहाँ पे पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद जो 1992 में हुआ था, तो उससे पहले की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री दी गई है। आपको पता है कि यहाँ पे जो इलाहाबाद वर्डिक्ट दिया था, तो उसमें बेसिकली सुन्नी वक्फ बोर्ड यहाँ पे जो अलमोई अखाड़ा और यहाँ पे लामराला के बीच में इसे पूरा डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है कंसेंसस नहीं बना था, इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। अब आपको समझना ये है कि यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा जो और यहाँ पे मुस्लिम यहाँ पे जो ग्रुप की तरफ से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो जरूर तैयार हो गए नेगोशिएशन के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रुप है जिन्होंने बोला है कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन ऐसी जो कमिटी ग्रुप्स हैं उनको ये लगता है कि ये जो मैटर है ये मैटर ऑफ जो है प्रॉपर्टी नहीं है, मैटर ऑफ फेथ है, तो कोई भी नेगोशिएशन जो है वो अलाउ नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे चल रहा था 2.7 एकड़ का जो यहाँ पे आसपास का एरिया था बाबरी मस्जिद का, तो उस पे भी जो है यहाँ पे वर्डिक्ट देना बाकी है जो इसी के साथ आ सकता है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेल्टा 32 इफेक्ट के बारे में। तो ये बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन है जो बेसिकली नजर आया था एक पर्टिकुलर डोनर के पास। अब हुआ ये था कि यहाँ पे 2016 में एक एचआईवी पेशेंट थे जो लंदन आए थे। अब वो सफर कर रहे थे कैंसर से भी, तो उनको यहाँ पे जो है ट्रांसप्लांट किया गया था। कौन सा? यहाँ पे बोन मैरो का यहाँ पे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया गया था। अब इससे 18 मंथ्स के बाद हमने जब देखा तो उनके यहाँ पे कोई भी एचआईवी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे थे। और जब हमने यहाँ पे रूट कॉज पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि जो डोनर था उनके पास एक जो है म्यूटेंट एक सेल था जो था डेल्टा 32। अब इससे फायदा ये हुआ कि इससे जो है उनके जितने भी सेल्स थे वो रेजिस्टेंट हो गए थे एचआईवी के लिए। तो इसी वजह से सेम चीज को अब रेप्लिकेट करने की बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन देखा कि जब यहाँ पे मेडिकेशन स्टॉप कर दिए जाते हैं तो सारे सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे रिसर्चर्स कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे जो है ये बेसिकली हम सेम मिमिक कर सकते हैं जो यहाँ पे डेल्टा 32 करता है ऑन यूजुअल बेसिस। अब एक और चीज आपको ये समझनी कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो बोन मैरो का अगर स्टेम ट्रांसप्लांट करते हैं अगर एचआईवी इससे सॉल्व हो जाता है तो उसमें भी बहुत सारे स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स है। पहला ये कि जो पूरा ट्रांसप्लांट है काफी ज्यादा रिस्की माना जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग माना जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और इससे आपको बेसिकली बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एक्यूट एनीमिया की भी प्रॉब्लम आपको शुरू हो सकती है। अगली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारी पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 32 मिलियन ऐसे एचआईवी इन्फेक्टेड यहाँ पे पेशेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट है अगर वो फीजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टिश्यू मैच करके यहाँ पे डोनर को आइडेंटिफाई करना है। उसमें भी यहाँ पे अगर आपको डेल्टा 32 का अगर म्यूटेशन पाना है तो काफी ज्यादा इंपॉसिबल हो जाता है। इसीलिए रिसर्चर भी कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा कोई स्ट्रैटेजी या फिर मेथड यहाँ पे डेवलप करे जो सेम इफेक्ट यहाँ पे मिमिक करता हो जो डेल्टा 32 करता है। तो बेसिकली फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पे एचआईवी से रिलेटेड जितने पेशेंट है उन्हें क्योर करना भी पॉसिबल हो सके इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो भी फिर से अयोध्या के बारे में है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन की जरूरत है। अब उसी के संदर्भ में आपको समझना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम यूजुअली आती है जब भी ऐसे मीडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने ये समझने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटेरियन रोल है उसको यहाँ पे उसको काउंटर करते हुए यहाँ पे हर इंडिविजुअल की यहाँ पे जो एस्पिरेशन है उसे समझने की कोशिश की है। इसी वजह से जो मीडिएशन का प्रोसेस है जो यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं उसमें किसी की भी हार या जीत नहीं होने वाली है। इंस्टेड यहाँ पे सबके जो यहाँ पे एस्पिरेशंस है उन्हें फुल्ली सेटिस्फाई करने की बात करते हैं इन मीडिएशन में। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ जो ग्रुप्स है उन्होंने ये बोल दिया है साफ साफ कि यहाँ पे जो मीडिएशन है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो है ये फेथ काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि यहाँ पे जो चॉइस ऑफ मीडिएटर जो है यहाँ पे 3 मीडिएटर जिनको सेलेक्ट किया गया उन पे भी थोड़े से सवाल उठाए जाते हैं, जिसकी शीशु जो गुरु है तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स है उनको एज ए गुडविल मेजर यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना जो क्लेम है वो ये विड्रॉ कर देना चाहिए, ऐसा भी ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है। तो यहाँ पे जो चॉइस ऑफ मीडिएटर है उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है।
अगला यहाँ पे एक केस है 2010 का जिसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रा लिमिटेड। तो उसमें यह बताया गया था कि जब भी कोई भी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कोई भी केस आता है तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे कुछ लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे बहुत बड़ी कम्युनिटी को, तो ऐसा जो आप यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पे जितने भी पार्टीज यानी कि स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है, उन्होंने ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट जो इतने सालों से चलता आ रहा है, तो उसी आर्ग्यूमेंट्स के बीच में साफ साफ बताया था कि वो मीडिएशन के कभी तैयार नहीं है। क्योंकि इवन हिस्ट्री में बहुत बार कोशिश की है कि यहाँ पे विद इन हाउस बैठ के यहाँ पे मीडिएशन करके बातचीत कर सके, लेकिन कभी भी ये जो स्टेक होल्डर्स है वो कभी भी तैयार नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे जो सेम मैंने आपको केस बताया एफकॉन्स लिमिटेड केस का, तो उसी में बताया गया था कि आप कभी भी जो है किसी भी गॉड या डाइटी के बिहाफ में कोई भी मीडिएशन शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर उसी को एक्सपैंड करते हुए बताया था किसी भी माइनर या मेंटली चैलेंज को आप यहाँ पे जो है अगर कोई भी मैटर इन्वॉल्व करता है तो आप वहां पे मीडिएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा इस पर्टिकुलर केस में बताया गया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जब भी गॉड या डाइटी का केस आया है तब भी जाके जो अयोध्या में हम यहाँ पे मीडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यही एक फाइनल अपॉर्चुनिटी हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन का बचा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे स्टेक होल्डर जैसे कि यहाँ पे अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है, इन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया किसी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यहाँ पे जो है ये जो है मैटर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, मैटर ऑफ फेथ है, और फेथ में कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। अगली बात करेंगे जो टाइम स्पैन दिया हुआ 8 वीक्स है वो काफी ज्यादा शॉर्ट रहेगा, ये समझने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या एस्पिरेशन है, और यहाँ पे कंसेंसस बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये जो टाइम स्लॉट दिया गया वो काफी ज्यादा कम माना गया है। लेकिन एंड ऑफ द डे कंक्लूजन में ये बताया गया है कि मिरेकल्स डू हैपन एंड एनिमीज द बिटर एनिमीज कैन आल्सो बिकम गुड फ्रेंड्स। तो ये जो चीज है ये इस होप के साथ ये जो है मीडिएशन की शुरुआत की गई है कि एट द एंड ऑफ द डे जो बिटर एनिमीज है वो भी शायद जो है दोस्त बन सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे थ्रेट ऑफ तालिबान की। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे यूएस ने डिसाइड किया कि वो अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स यहाँ पे विड्रॉ करना चाहता है, और इसी एक पर्सपेक्टिव में ऐसा भी देखा जा रहा है कि ये बेसिकली डिफीट है यूएस की अगेंस्ट दी पाकिस्तान आर्मी और यहाँ पे तालिबान की। लेकिन आपको ये समझना है कि जो तालिबान है आपको सिर्फ अफगानिस्तान में नजर नहीं आता, आपको इवन पाकिस्तान के कुछ यहाँ पे जो एरियाज है वहां पे भी आपको नजर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अभी स्टैंड ऑफ पॉइंट क्या चल रहा है यहाँ पे जियो पोलिटिकल नेचर में, तो यहाँ पे आपको पता है कि अफगानिस्तान से रिलेटेड यहाँ पे सार्क में भी हम बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की वजह से ये कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इंडिया चाइना की रिलेशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सीपेक जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है। और अगली बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, वो लोग इस वक्त अपोज कर रहे हैं इवन ईरान को, क्योंकि उनको काफी ज्यादा फंडिंग मिल रही है यहाँ पे सऊदी अरेबिया और यूएई के द्वारा। तो ये बेसिकली बात कर लिया हमने जियो पॉलिटिक्स के बारे में। अब बात करते हैं बहुत सारे जो रेफ्यूजीज है वो एक्चुअली माइग्रेट करते हैं अफगानिस्तान से सीधा जाते हैं वो पाकिस्तान में, तो आधे से ज्यादा जो माइग्रेशन है वो पाकिस्तान में ही नजर आते हैं। इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इवन पाकिस्तान के एरियाज में नजर आती हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एलिनेशन फील किया जाता है बलोच के और यहाँ पे पुश्तैन रीजन के, तो वो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों जो है यहाँ पे इनहेरेंटली पाकिस्तान में भी तालिबान यहाँ पे उभर रहा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे तारीख तालिबान पाकिस्तान की, जो यहाँ पे सेम नेचर ऑफ अटैक करता है इवन पाकिस्तान में, जैसे कुछ जगह पे रेड्स करता है, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से करता है, कभी कभी सुसाइड बॉम्बिंग भी करता है। तो जब पेशावर का अटैक था तो वो भी इसी पर्टिकुलर जो है टेररिज्म जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसी के द्वारा किया गया था। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि जितने भी यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो हेड है उन्हें यहाँ पे कर्टेल करने की जरूरत है। यहाँ पे हफीज सईद की बात कीजिए या फिर ज़ैकुर रहमान लखवी की, तो इनको जब तक यहाँ पे रोका नहीं जाएगा तब तक जो है पाकिस्तान कोई भी पीस प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता अफगानिस्तान या इंडिया के साथ। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि अगर वो जो है अपने टेररिस्ट को यहाँ पे कर्टेल कर लेते हैं तब जाके जो है कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन की भी बातचीत शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सवाल है कि वो कौन सी स्कीम है जो अनाउंस की गई थी इंटरिम बजट में, जिसके संदर्भ में यहाँ पे बोला गया था कि 6,000 रुपीज पर ईयर दिया जाएगा मार्जिनल फार्मर फैमिलीज को जो ओन करते हैं लैंड अप टू 2 हेक्टर। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर जो यहाँ पे शुरुआत थी वो की थी गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको नजर आएगा। अब इसको बेसिकली यहाँ पे 3 यहाँ पे जो है इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा 2000 करके, और यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी का जो पोस्टर वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं पेज 1 पे, जैसे कि मैंने आपको एडिटोरियल पेज पे बताया कि यहाँ पे जो केस डिस्कस किया जा रहा है वो है आइदर डिस्प्यूट। अब इसमें जो 3 यहाँ पे जो यहाँ पे मीडिएशन के लिए उन्हें बुलाया गया, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है हमारे यहाँ पे श्री श्री रविशंकर, उसके बाद आपको एफएमआई कुल्फुला मिलेंगे, फिर यहाँ पे श्रीराम पंचू मिलेंगे। अब इन लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में काम किया हुआ है। एक ने यहाँ पे नागालैंड के साथ नेगोशिएशन किया हुआ है, एक ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बहुत सारा काम किया है। तो कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा काम आ सकता है इस पर्टिकुलर मीडिएशन में। तो वही चीज बताई गई है इस आर्टिकल में।
अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि वो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के द्वारा, जिसके संदर्भ में यहाँ पे 100 डेज के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी अर्बन यूथ को जो बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। तो इस स्कीम का पर्टिकुलर नाम था मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। अब इसके संदर्भ में कोशिश ये की जा रही है कि 4000 स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाएगा 100 डेज के लिए, ताकि जो है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और जो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट नजर आ रही थी तो उसे भी रिड्यूस किया जा सकता है मध्य प्रदेश के रीजन में। अगला हम यहाँ पे बात करेंगे पेज 1 पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आर्टिकल आया है ये बेसिकली जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उससे रिलेटेड है, जिसके में हमने कल भी डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो चुराया नहीं गया है, इंस्टेड यहाँ पे इसका फोटोकॉपी बना के यहाँ पे जो ANI और द हिंदू को दिया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे जो AG यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद अगर राइट साइड के आर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेहुल चोस्की है जिन्होंने यहाँ पे जो PNB का स्कैम किया था, तो उनके संदर्भ में बताया गया कि यहाँ पे जो US में इनके बहुत सारे यहाँ पे जो शोरूम्स थे तो उसमें भी जो है असली डायमंड नहीं दिए गए थे। यहाँ पे एक उनके पास लैब थी, उन्हीं में ग्रो किया हुआ डायमंड जो है उसे यहाँ पे बेचा जा रहा था। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में, जो कि 1923 का एक्ट है, लेकिन ये डेट बैक करता है बेसिकली जो है ब्रिटिश एरा में। अब इसको लाया गया था इसी वजह से ताकि जो ब्रिटिशर जो भी काम करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल पब्लिक को कभी ना दिया जा सके। अब जरूरत ये थी कि इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा अमेंड करने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं किया गया था। इसी वजह से जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का मैंडेट अब ये बन चुका है कि गवर्नमेंट के जितने भी सीक्रेट्स है जिसको अगर पब्लिक में लेकर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर लगा दिया जाता है। अब इससे फायदा ये होता है कि कोई भी एनिमी एजेंट या जो स्पाई है वो सारे जो सीक्रेट्स है उसे यहाँ पे नहीं ले पाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर बात करेंगे आरटीआई और यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, तो आरटीआई का जो यहाँ पे डोमेन है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसी के अंदर जो सेक्शंस है उसमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है कि गवर्नमेंट की चॉइस होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मांगी चाहिए वो देनी है या नहीं देनी है। वही पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिमेरिट कर देता है आरटीआई को। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 2019 का जो पासपोर्ट इंडेक्स है तो कौन सी कंट्री ने बेसिकली टॉप किया इस पर्टिकुलर लिस्ट में। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस है, यूएई है, इंडिया है, यूएसए और जर्मनी है। तो 2019 पासपोर्ट का जो इंडेक्स है उसमें यहाँ पे टॉप किया यूएई ने, उसको फॉलो करता है फिर जर्मनी और डेनमार्क। और अगर बात करेंगे हम इंडिया की, तो इंडिया ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, यहाँ पे 77 से 67 पहुंच गया हम 2019 में। और यही बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली कितने वीजा फ्री हमको यहाँ पे जो है एंट्री मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेज 9 की। पेज 9 पे न्यूज आई है अरावली रेंज से रिलेटेड। तो यहाँ पे बात करें कि हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया था यहाँ पे बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और यहाँ पे माइनिंग शुरू करने की बात कर रहे थे अरावली रेंज में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर इसे अगर कंटिन्यू किया तो बेसिकली काफी ज्यादा बुरा होगा हरियाणा के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको समझना है कि आप जो एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो उसी के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फटकार लगाई है हरियाणा गवर्नमेंट को कि ऐसी जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो अरावली रेंज पे आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे रोक दिया जाए। और इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले हैं तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को। और क्योंकि हम यहाँ पे अरावली रेंज की बात कर रहे हैं तो आप उसका यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं कि ये जो है बेसिकली आपको पास करता हुआ नजर आएगा नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे दिल्ली में, हरियाणा में, वेस्टर्न इंडिया में आपको यहाँ पे राजस्थान और गुजरात से पास होता हुआ नजर आएगा अरावली रेंज। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्ड विद द सियोल पीस प्राइज ऑन द 14th एडिशन ऑफ सियोल पीस प्राइज इन साउथ कोरिया। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि ये जो अवार्ड दिया गया ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, लेकिन उसके बारे में कुछ और डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए कि इसे एस्टैब्लिश किया था 1990 के बाद, क्योंकि आप जानते हैं इसे यहाँ पे कमेमोरेट किया जा रहा था 24th ओलंपिक गेम जो हुआ था सियोल में 1988 को। तो ये जो ओलंपिक हुआ था ये बेसिकली कोल्ड वॉर एरा का फाइनल ओलंपिक्स था, इसी वजह से जो है काफी इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल बन गया था। उसके साथ साथ ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है उस इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है इन द मैटर ऑफ हार्मनी ऑफ मैनकाइंड एंड वर्ल्ड पीस में। और ये बेसिकली एरिया आपको पता चल गया होगा कि पीस में दिया जाता है और ये बाइनियल होता है, मतलब हर 2 साल में दिया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे पेज 17 की। पेज 17 में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितने भी जामत से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप थे तो उनको यहाँ पे कर्ब करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जितना भी ऑनलाइन प्रेजेंस है, क्योंकि जितने भी रिक्रूटमेंट होते थे वो यूजुअली फेसबुक ट्विटर के द्वारा होती थी, तो उनको भी रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है ताकि जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है उनको यहाँ पे जो है डाउन कर सके। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कोशिश कर रहा है जितने भी सेपरेटिस्ट यहाँ पे जो या लीडर्स थे उनके असेट्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे अटैच कर रहे हैं ताकि पता लगाए कि कैसे जो है इन असेट का इस्तेमाल किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और इनडायरेक्टली यहाँ पे फंड किया जाएगा टेररिज्म एक्टिविटीज को।
और क्योंकि हम यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बात करें तो ये बेसिकली जो है एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, जो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। अब इसका जो यहाँ पे एनफोर्समेंट है ये दो लॉज के अंदर गवर्न होता है। पहला लॉ है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा का एक्ट, जो कि 1999 का है। यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन की जब भी अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है, जो पेनाल्टीज लगाने हैं तो वो जो है यहाँ पे फीमा के अंतर्गत होते हैं। अब अगला है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। अब इसके संदर्भ में भी अगर यहाँ पे कभी मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ये यहाँ पे एक्ट करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच फिल्म वन द ऑस्कर इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी। तो बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में किस पर्टिकुलर जो फिल्म है उसने यहाँ पे अवार्ड जीता है। तो यहाँ पे क्या चार ऑप्शन है और जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीन बुक। उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्कर अवार्ड्स है उसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे 24 आर्टिस्टिक और टेक्निकल ऑनर्स दिए जाते हैं इन द एक्सेलेंस ऑफ सिनेमैटिक अचीवमेंट्स। तो इसकी जो शुरुआत थी 1929 में की गई थी और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो कॉपी ऑफ अ स्टैचू दिया जाता है उसका नाम होता है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। उसके साथ साथ आपको एग्जाम में अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसकी बेस्ट पिक्चर मैंने आपको अभी पूछा ग्रीन बुक। उसके साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस का नाम पूछा जा सकता है जिसका नाम है ओलिविया कोलमैन, जो कि द फेवरेट मूवी से है। उसके बाद बेस्ट एक्टर जो है वो रामी मलिक है, जिन्हें यहाँ पे बोहेमियन रैप्सोडी से मिला गया है। तो ये तीन चीजें यूजुअली पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। अगला चलते हैं हम यहाँ पे इकोनॉमी पेज पे, पेज 19। तो यहाँ पे एसबीआई की जो सेविंग बैंक्स के जो डिपॉजिट्स है उसे लिंक किया जा रहा है यहाँ पे जो रेपो रेट से। अब इससे फायदा ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो अब जो है रेपो रेट से लिंक हो जाएगा। अब रेपो रेट का मतलब ये होता है कि वो ये रेट होता है जो कमर्शियल बैंक यूजुअली बोरो करते हैं आरबीआई से फॉर द शॉर्टेज फंड्स के लिए। मतलब अगर आपको कभी शॉर्टेज फील होती है तो आप जो है यहाँ पे आरबीआई से पैसे ले लेते हैं, तो उसे बेसिकली रेपो रेट कहते हैं। अब उसी के संदर्भ में आपको एक और चीज ये समझनी है कि इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होंगे इमीडिएटली। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जैसे कि आप जानते हैं ये बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका यहाँ पे हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा मुंबई में, जो कि है महाराष्ट्र में। अब इसका जो अर्लियर नाम था वो बेसिकली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, फिर इसे बेसिकली यहाँ पे मर्ज कर लिया गया था क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे जो है 60% ऑफ स्टेक यहाँ पे खरीद लिए थे। तो अब बेसिकली जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि बताइए क्या थीम थी 14th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस की जो हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। तो इस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस थी इसका जो थीम था वो था इनोवेशन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमी पेज पे, यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो एनपीपीए जो यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि एंटी कैंसर मेडिसिन जो है इन पे जो प्राइसेस है उसे स्लैश करने की। तो यहाँ पे जो एनपीपीए ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है और यहाँ पे जितने भी अवेलेबल मेडिसिन है अंदर दी जो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 को, तो उसको रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे एनपीपीए की। उसके साथ अगर और भी फंक्शन जो है इसके, वो सबसे पहले तो ये है कि इंप्लीमेंट करना और जितने भी यहाँ पे जो ऑर्डर है उसके यहाँ पे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के, तो उसको यहाँ पे रेगुलेट करने की ऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद अगर कोई भी लीगल मैटर हो जाता है तो उसको कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर बॉडी की हो जाती है। उसके बाद अगर कोई भी यहाँ पे स्पॉन्सर करना होता है किसी भी रिलेवेंट स्टडीज के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कोई भी प्राइसिंग जो हमने लगाई है किसी भी ड्रग या फार्मास्यूटिकल्स के लिए तो वो सही है या नहीं है, तो उसके यहाँ पे रिलेवेंट स्टडीज के लिए भी जो स्पॉन्सर है ये बेसिकली ये बॉडी उसे कंडक्ट करती है। अगर मान लीजिए कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उन्हें एडवाइस चाहिए तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है यहाँ पे सामने आके रिपोर्टिंग करके जो है असिस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडिया ने कौन से, अच्छा ये तो कल का ही क्वेश्चन है, ये बेसिकली वही रिपीट हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमी पेज पे, यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल ये आया है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे देखा गया एमएसएमई सेक्टर में 13.9 जो कि सर्वे दिया गया सीआईआई के द्वारा। तो सीआईआई बेसिकली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री है, जो बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट एक इंडस्ट्री लेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पे कोशिश करता है कि कैसे जो इंडिया में बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है। अब फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताइए कि हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको आसियान नेशंस का। तो आसियान नेशन में आप जैसे कि जानते हैं यहाँ पे 10 कंट्री आपको नजर आएगी। यहाँ पे म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया है, लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया, फिलीपाइंस और ब्रुनेई नजर आएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहां नजर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।